नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन किस सेंस में, तो कहानियाँ जो हम लोग रखेंगे वो हमारी कहानी चलेगी किसके ऊपर, तो चलेगी कृषि विज्ञान के ऊपर। किसके ऊपर, तो आप कह सकते हैं आज की हमारी कहानी जो है वो है कृषि विज्ञान के ऊपर। जी हाँ, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बात करेंगे आज इसकी। क्या होता है एग्रीकल्चर साइंस, क्या होता है कृषि विज्ञान, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसको, और फिर धीरे धीरे कहानियों को जोड़ना शुरू करेंगे, लिंक करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं कृषि विज्ञान की, तो ये है क्या, ये है खाद्य और फाइबर्स उत्पादन और प्रसंस्करण से संबंधित विज्ञान। अगर हम लोगों से कोई कहे कि क्या है कृषि विज्ञान, व्हाट इज एग्रीकल्चर साइंस, तो एग्रीकल्चरल साइंस क्या है, हम लोगों को जवाब देना है ये जो है खाद्य और फाइबर उत्पादन और साथ ही साथ कह सकते हैं प्रसंस्करण से संबंधित विज्ञान है। इनमें मिट्टी की खेती, फसल की खेती और कटाई, साथ ही साथ कह सकते हैं पशु उत्पादन और मानव उपभोग और उपयोग के लिए पौधों और पशुओं उत्पादों के प्रसंस्करण की तकनीकें शामिल हैं। जी हाँ, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब भी बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चरल साइंस की, जब भी बात करेंगे हम लोग कृषि विज्ञान की, तो इसमें मिट्टी की खेती, फसल की खेती और कटाई और पशु उत्पादन, साथ ही साथ मानव उपभोग और उपयोग के लिए पौधों और पशुओं उत्पादों का प्रसंस्करण की तकनीकों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो उसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल साइंस। जब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल साइंस की, हालांकि हम लोगों को जानना क्या है, तो हम लोगों को जानना है झारखंड में, जी हाँ झारखंड में एग्रीकल्चर की स्थिति, झारखंड में कृषि की स्थिति। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि देश में इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, देश में इसका जो है किस तरह से रोल है, और फिर हम लोग जानेंगे झारखंड में। तो अगर देश की बात करते हैं तो देश में इसका किस तरह से रोल है, थोड़ा वो देखते हैं, फिर आएंगे हम लोग झारखंड की ओर, क्योंकि कनेक्ट तो हम लोगों को एक कर के करना है, एक साथ हम लोग कनेक्ट कर नहीं सकते। तो जैसे ही बात करते हैं हम लोग किसकी, कृषि की स्थिति की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं कृषि की स्थिति। और कृषि की स्थिति जब हम लोग बोलते हैं ना, तो ये किस सेंस में बोल रहे हैं, तो आपको याद रखना है ये हम लोग देश के सेंस में, हम लोग भारत के सेंस में बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग तीन पार्ट में वर्गीकृत करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। किस तरह से, तो जब हम लोग बात करते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में, तो जो हमारा कृषि का स्थिति होगा वो तीन परिप्रेक्ष्य में जाएगा। एक जस्ट आज़ादी के आसपास, एक हम लोग मिडिल पे आएंगे, और फिर एक करंट जो अभी चल रहा है बात हम लोग उसकी करेंगे। तो जैसे ही बात करते हैं शुरुआत की, तो हम लोग कहते हैं लगभग क्या 1950 से 1951 के बीच की बात करेंगे। फिर अगर हम लोग बीच में आते हैं तो 1991 से 1992 की हम लोग बात करेंगे, और जब फाइनली हम लोग आज की बात करते हैं तो लगभग 2021 से 2022 की बात करेंगे, क्योंकि 23 का जो है अभी डाटा अधूरा है। फिर जैसे ही इसमें बात करेंगे तो बात क्या करनी है, तो जब हम लोग तीन इसको खंडों में वर्गीकृत किए, 1950 से 51, 19 से 51 से 52, और फिर 2021 से आप कह सकते हैं यहाँ पे 22 होगा, 2021 से 22। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है कि भारत में कृषि का योगदान क्या था, और साथ ही साथ जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है कृषि के ऊपर था। तो हम लोग जब बात करते हैं 1950 से 51 की, तो यहाँ पे लगभग 51.8% जीडीपी हमारे कृषि से जो है वो उत्पन्न होता था। जब हम लोग बात करते हैं 1991 से 92 की, तो लगभग
30% जो है वो जीडीपी यहाँ से हम लोग जनरेट करते थे। और जब बात करते हैं क्या, तो 2021 से 22 की, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 2021 से 22 की, तो यहाँ पे 18.8% जीडीपी के ऊपर जो है हमारा पकड़ होता है। अब जब बात करते हैं जीडीपी के बाद, क्या बात करेंगे जीडीपी के बाद, तो जीडीपी के बाद हम लोग बात करते हैं ये 2021 और 22 वाले स्लॉट पे। और बात कुछ ऐसा करेंगे कि जब हम लोग 2021 से 22 की बात करते हैं, वो भी जीडीपी को छोड़कर, तो यहाँ पे लोगों की कितनी जनसंख्या जो है भारत की, वो ये कृषि के ऊपर जो है निर्भर थी। तो जब हम लोग बात करते हैं ये 2021 से 22 के दौरान, तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पे हम लोगों को तो दिख रहा है 18.8% जो है वो जीडीपी यहाँ से हम लोग जनरेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जब बात करते हैं कि लोगों की भागीदारी इसमें कितना थी, हमारी जनसंख्या की कुल भागीदारी, तो वो लगभग 48% जो है 48% लगभग जनसंख्या निर्भर है किसके ऊपर, तो हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इसको कृषि से। मतलब लगभग 48% जो जनसंख्या है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं कृषि पे हमारा निर्भर करता है। ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा भारत का परिप्रेक्ष्य हुआ। भारत की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है कि अगर जीडीपी की बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल किसकी, तो झारखंड की परिप्रेक्ष्य में, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हमारा ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। और जब यहाँ पे बात करने लगेंगे झारखंड की, जी हाँ झारखंड की, तो झारखंड में हम लोग बात करते हैं तो बात करेंगे कि जीडीपी के ऊपर इसका पकड़ कितना है। और फिर बात करेंगे क्या, तो फिर बात करेंगे कि जनसंख्या कितना निर्भर है। तो झारखंड में अगर बात करते हैं तो लगभग 23% जो है हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे योगदान है जीडीपी में। 23% जो है वो योगदान है जीडीपी में। लेकिन 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 क्या, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी निर्भर है, तो वो है आपकी 80% जनसंख्या जो है आपका कहीं ना कहीं कृषि पे ही निर्भर है। 80% जनसंख्या, ये जनसंख्या का आंकड़ा बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो था 48% था हमारा विश्व के देश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जब उसको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लेकर आते हैं तो लगभग 80% जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं निर्भर कर रही है किस पे, तो निर्भर कर रही है हमारे कृषि पे। और योगदान की अगर बात कर ले किस पे योगदान की, तो अगर हम लोग योगदान की बात करते हैं और योगदान की बात कहाँ पे करेंगे, तो लोगों की जनसंख्या की योगदान, तो वो है 80 के साथ साथ जीडीपी पे 23%। अब जो हम लोग एग्रीकल्चर, कृषि का जनक किसे कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये बहुत बार पूछा गया है कि कृषि का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जब भी बात होगा कृषि के जनक की, जी हाँ कृषि के जनक की, तो वो कहते हैं हम लोग ऋषि परशुराम। तो हम लोग से जब भी कहा गया कि कृषि के जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग को सीधा कहना है ऋषि परशुराम, वो हमारे कृषि के जनक हो जाते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग और लिख लेंगे, ऋषि परशुराम, ये क्या है, तो ये है कृषि के जनक। जब भी जनक की बात करें तो कृषि के जनक, किसके जनक, तो कृषि के कहा किन्हें जाता है, ऋषि परशुराम के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे कुछ और हम लोग तथ्यों को जानते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे लिखा हुआ है भोजन, आप सभी को पता है मनुष्य की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। अगर हम लोग भोजन की बात करेंगे तो मनुष्य की सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या होगी, तो वो हो जाएगी हमारी भोजन। उसके बाद लगभग क्या दिया हुआ है, 11,500 साल पहले शुरू हुए
पौधे और जानवरों को पालतू बनाने और उनकी खेती करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यह आवश्यकता पूरी हो, और तब से अब ये गतिविधियां पृथ्वी के जीवमंडल को समझने और नियंत्रित करने के अथक मानव अभियान के साथ भी फिट बैठती है। मतलब देखिए, ऐसे तो कहा जाए अगर सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये आपको सीधा याद रखना है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जी हाँ, हमारे प्यारे भारत से हुई। और याद करिए, क्या याद करिए, वो नवपाषाण काल जब कृषि की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो आपको याद होगा मेहरगढ़ का किला करके हम लोग पढ़ते हैं। वो प्रेजेंट कहाँ पे है, तो वो पाकिस्तान में है, बट स्टार्टिंग में वो हमारे प्यारे भारत में होता था, हमारे अखंड भारत में होता था। तो जब ये भारत में होता था तो हम लोग कहते हैं कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमारे प्यारे भारत से हुई। और दुनिया में अगर बोला जाए कि कृषि की शुरुआत पूरे विश्व भर की मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोगों को सीधा टिक करना है भारत से, और वो मेहरगढ़ से हुआ है। और ये लगभग अगर ईसा पूर्व की बात करें तो लगभग 7000 से लेकर 13000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर बोले ईसा पूर्व में कब से कब तक, तो 7000 से लेकर 13000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब जब बात करते हैं इसके आगे, तो देखिए पिछली 1.5 सदी में दुनिया के कई राजनीतिक नेताओं ने यह माना कि भारत के जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, इसको हम लोग कनेक्ट भी करते जा रहे हैं किससे, तो हम लोग कनेक्ट करते जा रहे हैं इसको करंट से। कहना क्या था यहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या माना है, ये मानना था उनका, कृषि को छोड़कर अधिकांश चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं। जब हम लोग बात करते हैं कृषि की, तो कृषि एक ऐसा चीज़ है जो इंतज़ार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पता है आपको, विश्व के, मैं भारत की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व के लगभग जगह में कृषि एकदम इम्पॉर्टेंट है, और कृषि के कारण ही लोग जीवित हैं। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा, क्या पढ़ा, भोजन मनुष्य की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। अगर कोई बात करे कि भोजन, तो वो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, और भोजन हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होगा, तो जी हाँ, कृषि से होगा। तो कृषि को छोड़कर अधिकांश चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता होगा, जब भी हम लोग बात करते हैं कृषि की शुरुआत, तो नवपाषाण, और कृषि की शुरुआत में क्या, तो कृषि में सिर्फ हम लोग खेती की बात नहीं करते हैं, कृषि में पशुपालन भी आ जाएगा, फल उगाना भी आ जाएगा, सारे चीज़ों को हम लोग कृषि में ही एक साथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो बात करते हैं वैज्ञानिक तरीकों को व्यापक रूप से लागू किया गया है, और परिणामों ने कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी है। अगर बात करें कृषि की, तो पहले जो कृषि करते थे ना, उसमें जो आउटपुट होता था वो बहुत कम होता था। जैसे ही उसमें वैज्ञानिक तकनीकों को हम लोगों ने जोड़ा, तो कृषि में कहते हैं ना, क्रांतिकारी सा हम लोगों को माहौल देखने को मिला, और परिणाम बहुत उलट के आए। मतलब हम लोगों का जो होना था आउटपुट, वो बहुत ज़्यादा दिखा पहले के मुकाबले। देखिए आगे उन सभी बातों पे चर्चा है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। वैज्ञानिक कृषि की शर्तों के तहत एक अच्छी फसल वाले वर्ष में 6 लोग अपने और 4 अन्य लोगों के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बात प्योरली मैंने एकदम कंटेंट पूरा एकदम ऐसा रखा है, लैंग्वेज की पूरा एक एक लाइन पढ़कर समझ में आए। वैज्ञानिक कृषि के शर्तों के तहत एक अच्छी फसल वाले वर्ष में 6 लोग अपने और 4 अन्य लोगों के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। उन्नत तकनीकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में
एक किसान के लिए, अब यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, किसान के लिए 100 से अधिक लोगों के लिए भोजन उत्पादन करना संभव बना दिया है। पहले भोजन उत्पादन करना बहुत ही कठिन काम था, जटिल काम था। अब जो है वो धीरे धीरे संभव सा लगता है। क्योंकि इसमें जैसे ही हम लोगों ने वैज्ञानिक तकनीक को, या कहिए कि तकनीकी जो अभी चल रही है सुधार, उसको हम लोगों ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और हम लोगों को बदलाव का रिजल्ट भी दिखता है। किसान को प्रति एकड़ और प्रति पशु पैदावार बढ़ाने में सक्षम बनाया गया है। बीमारियां, कीटों और क्षति से होने वाले नुकसान को कम करना और बेहतर प्रसंस्करण विधियों द्वारा शुद्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। मतलब अगर कोई कहे कि वैज्ञानिक तकनीक से हम लोग क्या करने वाले, तो कृषि में हम लोगों को एक रिवोल्यूशन चाहिए, एक क्रांति चाहिए। और क्रांति में क्या, तो हम लोगों को पैदावार बढ़ाना है, बीमारियों से लड़ने का क्षमता बढ़ाना है, कीटों और क्षति से होने वाले नुकसान को कम से कम करना है और बेहतर प्रसंस्करण विधियां द्वारा शुद्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। उसके बाद थोड़ा हम लोग और इस फैक्ट को समझते हैं एक सिनेरियो को देखकर। वो सिनेरियो क्या है, तो 1930 के दशक तक कृषि अनुसंधान के लाभ ज़्यादातर श्रम बचत आविष्कारों से प्राप्त होते थे, जैसे कि कपास। ये क्या है, तो श्रम बचत आविष्कारों से प्राप्त हुआ हमारा एक, कह सकते हैं कि जो हमारा, जब भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जब भी खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे श्रम को जो है हम लोग ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पे पैदावार भी ज़्यादा होता है। तो ये तो नॉर्मल चला आ रहा था, 1930 की कहानी थी। एक बार जब कृषि अनुसंधान के माध्यम से प्रमुख आर्थिक फसलों की उपज क्षमता में वृद्धि हुई, तो प्रति एकड़ फसल, जो प्रति एकड़ फसल है, उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। तब वहाँ पे अचानक से हम लोगों को क्या देखने को मिला, एक ड्रामेटिक चेंज, और वो भी इंक्रीमेंट। उदाहरण के लिए आप इसमें ले सकते हैं क्या, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1940 और 1980 के बीच मकई के प्रति एकड़ पैदावार 3 गुना हो गया। जब हम लोग देखते हैं 1940 से 1980 के बीच में, जैसे ही हम लोग यहाँ पे छलांग लेते हैं 40 साल का, तो एक बैग एकदम हम लोगों को क्या देखने को मिला, तो ये 3 गुना हो गया किसका, मकई का उत्पादन। साथ ही साथ गेहूं और सोयाबीन की पैदावार दुगनी हो गई और कृषि कार्य के प्रति घंटे कृषि उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि श्रम के स्थान पर पूंजी का स्थान ले लिया गया था। अब जो पहले श्रम काम कर रहे थे वहाँ पे अब पूंजी काम करने लगा है। खाद्य संरक्षण की बात करें तो नई तकनीकों ने इन्हें अधिक दूरी तक ले जाना संभव बना दिया। जैसे ही हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल्स की, या फिर हम लोग बात करते हैं कृषि की, तो जो हमारे सब्जियां, सपोज करते हैं हम लोग फल उगाने का बाद, सब्जियां उगाने का बाद, तो हम लोग कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। और पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, जो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए सब्जी, वो 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन खराब हो जाएगा। तो ये सब हमारे लिए कैसे हो गए, तो ये सब हमारे लिए हो गए पेरिशेबल गुड्स। और पेरिशेबल गुड्स को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होता था स्टोर करने में। तो हम लोग, अब तो खैर सरकारों के द्वारा आप देखिएगा बहुत सारा ट्रेन चलाया जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग कम समय में इस चीज़ों को पहुंचा सके जो पेरिशेबल गुड्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये अधिक हम लोगों को दूरी ले जाना संभव नहीं बन रहा था, लेकिन सारी तकनीकें आते आते जो है धीरे धीरे बहुत सारा रिवोल्यूशंस आया, तो उसमें ये भी बदलते चला गया। संभव जो है वो हो चुका था, पहले ये संभव नहीं था, जिससे उत्पादन और उपभोग के स्थानों के बीच समायोजन की सुविधा हुई। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उत्पादन दक्षता में और अधिक
लाभ हुआ, उत्पादन की जो दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। क्यों? क्योंकि अब ये आसान हो गया था, तकनीक हम लोग डेवलप कर चुके थे जहाँ पे कि इसको हम लोग और भी जल्दी जल्दी इफ़िशिएंटली जो है हम लोग कर पाए, क्या कर पाए, तो इसको खपत कर पाए। और जैसे ही बात करते हैं हम लोग आगे, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में कहते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। हम लोग अभी बात कर रहे थे क्या, तो हम लोग देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा बात किए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातें जरूर की, लेकिन हालांकि वो ज़्यादा नहीं थी। अब बात करते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य से। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य से कृषि प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि की अनुमति देता है। अगर हम लोग वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, तो कृषि प्रौद्योगिकी का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह है उससे क्या होता है, विकसित तथा विकासशील देशों में समान रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि की अनुमति देता है। मतलब एक कनेक्शन कहते हैं ना, वो कनेक्शन जोड़ने का काम करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं 1965 वाली कहानी। 1965 से आप 1985 के बीच तक जाइएगा तो अनाज का विश्व व्यापार 3 गुना हो गया। ये सब जो बढ़ रहे हैं, ये कैसे आपको बढ़ रहे हैं, कैसे आप कहिएगा कि ये तुरंत इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये तकनीक के कारण हो रहा है, जो हम लोग वैज्ञानिक तकनीकी का बात कर रहे हैं वहाँ पे। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका से शुद्ध निर्यात भी जो है हम लोगों को बढ़ते हुए दिखा। 1965 में अमेरिका कृषि निर्यात का कुल मूल्य 56 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया था। ये अमेरिका के सेंस में ज़्यादा बात है, और हम लोगों को जो है बात करना है भारत के सेंस में, तो हम लोग थोड़ा इसको कट करके नीचे आते हैं और देखते हैं जो लास्ट लाइन है उसको, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा है। इसी तरह चीन कृषि उत्पादों का एक प्रमुख आयातक और निर्यातक दोनों है। अगर बात करें चीन की, तो चीन की क्या ही कहने, आप सभी को पता है। अगर हम लोग कोई भी सामान भी लेने जाते हैं छोटा सा, तो वहाँ पे चाइनीज़, मेड इन चाइना आपको दिखता है। तो चीन जो है कृषि उत्पादों का एक प्रमुख आयातक भी है और साथ ही साथ निर्यातक, दोनों हैं ये देश। और वैश्विक फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चालक है। अगर बात करें विश्व के लेवल पे, तो जो चाइना है वो महत्वपूर्ण चालक है किसका, कृषि उत्पादों का, आयातक भी है और निर्यातक भी है। फिर आगे की कहानी क्या है, तो अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान से इतना कनेक्ट किए हैं, तो एक बात कृषि विज्ञान से और है, क्या है, जीव विज्ञान का एक, कृषि विज्ञान की अगर बात कर ले हम लोग, तो कृषि विज्ञान क्या, तो ये जो है जीव विज्ञान का एक व्यापक बहुविषयक क्षेत्र है। जैसे ही जीव विज्ञान को देखते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है आपको बाइफर्गेशन देखने को मिलता है, और उस बाइफर्गेशन में हम लोग क्या देखते हैं, कृषि विज्ञान को, जो सटीक, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान के उन हिस्सों को शामिल करता है जिनका उपयोग कृषि के अभ्यास और समझ में किया जाता है। चाहे हम कृषि की प्रैक्टिस, मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे फिर उसको हम लोग समझने की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा विटल रोल जो है प्ले करता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा पशु चिकित्सक विज्ञान, लेकिन पशु विज्ञान नहीं। पशु विज्ञान कहेंगे तो वो अलग हो जाएगा। पशु चिकित्सक विज्ञान जो है हमारे, ये आ सकता है कृषि विज्ञान के अंदर। ये लाइन हम लोगों को याद रखना है। फिर आगे जो है इसके क्या है, तो आगे इसके है कृषि विज्ञान। अब आगे अब जब देखोगे तो यहाँ लिखा है ये तीनों, तो ये तीनों लिखने का कारण है, कृषि आपको पता है क्या, तो एग्रीकल्चर को हम लोग कह दिए क्या, तो कृषि कह दिए। कृषि विज्ञान का मतलब है एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस। और फिर क्या, तो तीनों में जो तीसरा नाम आएगा ना, वो है हमारा एग्रोनॉमी। ये
तीनों जो है ना, ये तीनों शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। ये तीनों शब्द अक्सर भ्रमित होते हैं। अब भ्रमित होते क्या, भ्रमित करते हैं। जब हम लोग इन तीनों शब्द को देखते हैं तो भ्रमित करने का काम ये तीनों शब्द करता है। कैसे, तो थोड़ा आगे देखते हैं। हालांकि वे विभिन्न अवधारणाओं को कवर करते हैं, कृषि उन गतिविधियों का समूह है जो मानव उपयोग के लिए जानवरों और पौधों के उत्पादन के लिए पर्यावरण को बदल देती है। अगर हम लोग बात करते हैं क्या, कृषि की उन गतिविधियों का समूह जो मानव उपयोग के लिए जानवरों और पौधों के उत्पादन के लिए पर्यावरण को बदल दे, इन्वायरमेंट को जो है वो बदल दे, सीधा चेंज कर दे। कृषि का संबंध तकनीकों से है। कृषि की जब बात करेंगे तो इसका संबंध सीधा सीधा तकनीकों से। जितना उन्नत तकनीक होगा हमारा, उतना ही पैदावार ज़्यादा होगा, जिसमें कृषि अनुसंधान का अनुप्रयोग भी शामिल है। एग्रोनॉमी पौधे आधारित फसलों के अध्ययन और सुधार से संबंधित अनुसंधान और विकास है। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं, इस सेंस में बार बार आ रहा है अनुसंधान। तो जैसे ही हम लोग अनुसंधान की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, आप बोलिएगा क्या याद रखना है, तो भारत के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, भारत के अंदर कितने कृषि अनुसंधान केंद्र हैं। तो हम लोगों को याद रखना है, अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो कृषि का अनुसंधान केंद्र है ना, वो होता है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर आपसे पूछे ICAR क्या है सर, तो आपको याद रखना है ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, और ये लगभग 101 है हमारे भारत के अंदर। और साथ ही साथ आपको यहाँ से जुड़ता हुआ क्या, तो कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, अगर विश्वविद्यालय, अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो वो है 71। तो ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च 101 है। और जब बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय की, तो कृषि विश्वविद्यालय कितनी, तो 71, ये याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है, जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कृषि के ऊपर, तो कहते हैं कृषि विज्ञान में निम्नलिखित पर अनुसंधान और विकास शामिल है। जब भी हम लोग कृषि की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग करते हैं क्या, तो इसके अंदर हम लोग करते हैं अनुसंधान और साथ ही साथ बोल सकते हैं विकास कार्य। और इसमें शामिल किस किस को रखते हैं, तो पादप प्रजनन, आनुवांशिकी, प्लांट पैथोलॉजी, बागवानी, मृदा विज्ञान, और साथ ही साथ अगर हम लोग कह दे तो एक और पॉइंट है, वो है कीट विज्ञान। इतने सारे चीज़ों की अगर हम लोग अनुसंधान और विकास कार्यों की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों को पढ़ना होगा वहाँ पे कृषि विज्ञान। फिर इससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक परिप्रेक्ष्य में बता दूँ क्या, आपको पता है बात हमारी झारखंड से ज़्यादा हो रही है, तो झारखंड की कुछ फैक्ट्स को हर पॉइंट पे ऐड करना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो झारखंड की जब बात करेंगे ना, तो झारखंड के अंदर आप देखिएगा कृषि करने योग्य भूमि जो है वो है 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कृषि खेती। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग कितना, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग 25%, हालांकि 25 भी पूरा नहीं, कहा जाए तो 24 के आसपास है, पर लिख सकते हैं क्योंकि 24 दशमलव कुछ है। तो 25 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है हम लोग कृषि के लिए उपयोग करते हैं। तो अब मन में सवाल आना चाहिए, वाजिब भी है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं डाल दूं क्या, कि है तो सर 38 लाख
हेक्टेयर के आसपास, और हम लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, तो 25 लाख हेक्टेयर के आसपास। ऐसा क्यों? तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, झारखंड में कृषि जो है वो कहीं ना कहीं मौसमी आधारित है, मौसम पे ज़्यादा निर्भर करता है। और अगर मौसम पे निर्भर कर रहा है तो कौन सा मौसम, तो जनरली हम लोग कहते हैं झारखंड की कृषि जो है ना वो पूरी तरह से लगभग वर्षा पे आधारित है। और झारखंड के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पे वर्षा उतनी नहीं होती जितनी की आवश्यकता है। और जब वर्षा उतनी नहीं होगी ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कृषि को उस लेवल पे नहीं ला सकते हैं, कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सुखाड़ वाली स्थिति बन जाती है। ये रीज़न रहा। साथ ही साथ अभी आपको पता होगा, मैंने कुछ स्लाइड्स पहले आपको बताया था कि झारखंड की कृषि 23% कंट्रीब्यूट करती है अपने जीडीपी की ओर, और 80% आबादी जो है वो कृषि पे निर्भर है, मतलब कृषि कार्य जो है वो करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखने को हम लोगों को मिल रहा है क्या, गिरावट। ये धीरे धीरे आपको देखिएगा जीडीपी में भी गिरावट है और लोगों का यहाँ पे जो है रोल बढ़ते जा रहा है कृषि के तरफ। तो ये उलट फेर चल रहा है। पता नहीं सरकार का नींद कब जागेगा और ये चेंज हो जाए और फिर कृषि पे निर्भरता, क्योंकि ये बात मैं बहुत आगे जाके कह रहा हूँ, हालांकि ये कहना हमें शुरू में चाहिए था आपको। क्या? तो हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद अब जो है कृषि के ऊपर हमारा पकड़ धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लोग स्विच कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और करना भी वाजिब है, क्योंकि यहाँ से उतना आउटपुट नहीं मिलता जितना होना चाहिए, उतना इनकम जनरेट नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी जो है वो तकनीक में भी है, और कहीं ना कहीं कमी हमारे, कहना तो नहीं चाहिए फिर भी, सरकारों की है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखते हैं उत्पादन तकनीकों के ऊपर। तो उत्पादन तकनीकों की जैसे ही बात करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं सिंचाई प्रबंधन, अनुशंसित नाइट्रोजन इनपुट। आपको पता होगा, क्या पता होगा, नाइट्रोजन की कहानी, जड़ दलहन युक्त, जो दलहन जैसा होता है हमारा, आपको पता है, जो भी जड़, दलहन वाला जड़ आप जब देखिएगा ना तो उसका जड़ को कहते हैं ल्यूमिनस प्लांट, उसको कहते हैं। उसका टेप रूट होता है, बहुत ही अलग लेवल का दिखेगा आपको, पूरा फैला हुआ, मतलब कि पूरा एकदम गुच्छा जैसा बना रहता है। तो जब उसका जड़ देखेंगे तो वो काम क्या करता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और जब यहाँ पे खेती की कमी हो जाए, या फिर हम लोग कहते हैं कि तकनीकों को हम लोगों को दुरुस्त करना है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, अनुशंसित नाइट्रोजन इनपुट। क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। किसमें रोल है, तो हम लोगों का जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ देखना है। मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में कृषि उत्पादकता में सुधार। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं, जो सूखा वाला मैंने अभी सीन आपको दिखाया था, जो सीन बताया था, सूखा प्रतिरोधी फसलों और जानवरों का चयन, नए कीटनाशकों का विकास, उपज संवेदन तकनीक, साथ ही साथ फसल वृद्धि के सिमुलेशन मॉडल, इन विट्रो सेल कल्चर तकनीक। ये इन विट्रो सेल कल्चर जो है ना, ये हम लोग कहते हैं सारे चीज़ों को जोड़ते चलेंगे, सारे चीज़ों को मिलाते चलेंगे। फसल या पशु उत्पादन प्रणालियों पर कीटों, खरपतवारें, कीड़े, रोगजनक के प्रभाव को कम करना, प्राथमिकी उत्पादों का अंतिम उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं कि डायरी उत्पादों को आप देखिएगा तो डायरी उत्पादों का उत्पादन, संरक्षण और पैकेजिंग, तो सारा यहाँ पे एक साथ कहानी जो है पूरा आता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसी तरह का पूरा आपको दिखेगा प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का भी जो है बहुत बड़ा रोल है। इन्वायरमेंट का जब यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा रोल है। किसी भी खेती को करने के लिए इन्वायरमेंट का, उसके अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वैश्विक आधार पर खाद्य उत्पादन और मांग, ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा, क्योंकि अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, कृषि का उत्पादन हो रहा है,
हम लोग कह रहे हैं अनाज को उपजा रहे हैं, तो उसको हम लोग खपत भी तो करेंगे। सिर्फ उपजा के रख लेते हैं तो वो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लॉस पे ही जाना है। तो इसका डिमांड एंड सप्लाई जो कहते हैं ना, बराबर बैलेंस बना होना चाहिए। तो जितना उत्पादन है उतना सेल भी कर ले, तब तो हम लोग प्रॉफिट की ओर बढ़ेंगे। तो सारे तथ्यों को देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं, हम लोग किसी वीडियो में फिर इस सारे तथ्यों को पूरे अच्छे तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। आज कुछ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।